मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अपने राजस्थान का इतिहास का पार्ट चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का पार्ट चौथा। देखिए, इतिहास में अपना जो साहित्य का चैप्टर है हिस्ट्री में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान के जो छोटे मोटे जो साहित्य पड़े हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हैं, वो साहित्य अब आज यहाँ पर अपन लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं उनको आज इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और एक क्रम वाइज स्टेप से चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट। राजस्थान के साहित्य में देखिए, एक छंद की भी बात होती है। छंद जो मात्रिक छंद होता है, यानी कि छोटे छोटे जगह पे जो छंद लिखे जाते हैं, और इसी में एक है राव जेतसिरो छंद, जिसको लिखा था बीटू सूजा ने। बस ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे। राव जेतसिरो छंद, बस छंद से संबंधित अपना ये एक ही ग्रंथ मोस्ट अपन को मिलता है। राइटर रचयिता इसका बीटू सूजा, बीटू सूजा कौन है? बीकानेर का जैसे शासक पता चल रहा है कि राव जेतसी है, तो इसी के दरबारी है, तो बीटू सूजा बीकानेर का शासक, यानी कि बीकानेर से रिलेटेड ये वर्णन करता है, यानी कि राव जेतसी बीकानेर का शासक राव जेतसी से रिलेटेड ये बात करता है। देखिए, उसमें बीकानेर का जो शासक है राव जेतसी और जो बाबर का पुत्र था कामरान, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो बाबर का पुत्र, ठीक है, कौन है? कामरान। और राव जेतसी के बीच में जो युद्ध होता है, राव जेतसी के बीच में युद्ध होता है यहाँ, उसके बीच का वर्णन ये करता है। कौन? बीटू सूजा। ठीक है, इससे रिलेटेड यही चीज़ है। 1541 में ये युद्ध होता है और उसके बीच का, यानी कि कामरान और राव जेतसी के बीच का युद्ध होता है, दोनों के बीच में। और इसी युद्ध का वर्णन कौन कर रहा है? बीटू सूजा कर रहा है, और ग्रंथ उसका राव जेतसिरो छंद। बस ठीक है, जैसे राव जेतसी आ गया, ठीक है, तो राव जेतसी जो ग्रंथ है, यानी कि राव जेतसी नाम आते ही अपने ध्यान में आना चाहिए कि ये बीकानेर से रिलेटेड है, और बीकानेर से रिलेटेड है, वहाँ का शासक है राव जेतसी, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, राइटर बीटू सूजा। बस अब है एक ढोला मारूरा दुहा, उसके बाद ढोला मारूरा दुहा। ये इसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है, इसके बारे में भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। तो इसका राइटर रचयिता है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, ये इसका राइटर है। इसके बारे में बात करते हैं तो ढोला जो है वो नरवर एमपी का शासक था। ढोला अपन गीतों में भी बहुत बार ये ढोला वाला शब्द आता है। तो ढोला क्या था? तो ढोला जो है नरवर एमपी में, ढोला वहाँ का शासक था। और मारू, यानी कि मरवण जो उसकी है, वो प्रेमिका थी। तो इस ढोला मारूरा दुहा में क्या है? तो ढोला और जो मरवण है उसकी लव स्टोरी यहाँ पे है। दोनों के बीच की लव स्टोरी जो है वो किस में है? ढोला मारूरा दुहा में है। और इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है कवि कल्लोल। बस इसके संबंध में अपन को इतना ही याद करना है कि ढोला कौन है? ढोला नरवर एमपी का शासक था। मारू यानी कि मरवण उसकी प्रेमिका थी। और इसमें क्या है? इन दोनों की लव स्टोरी का वर्णन है। ओके, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अब पीछे जो एक रासो साहित्य आया था, अब उसमें एक रास की भी बात कर लेते हैं अपन। रास साहित्य क्या होता है? रास साहित्य का मतलब है श्रृंगार परक रचना। श्रृंगार परक रचना।
अगर सबसे पहले बात करते हैं तो राज साहित्य में एक बात आती है, यानी कि एक ग्रंथ आता है, सबसे बड़ा जो प्राचीन ग्रंथ है वो आता है अपने, तो वो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। ये सबसे अपन को प्राचीन ग्रंथ मिलता है रास से संबंधित, भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसका राइटर देखिए शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, ये इसका अपन को रचयिता मिलता है। बस, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास से संबंधित अपन को 2 ग्रंथ मिलते हैं। अपन राजस्थान की उस साहित्य में अगर जाते हैं तो अपन को 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक भरतेश्वर बाहुबली रास मिलता है और एक, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर है। भरतेश्वर बाहुबली घोर, एक ये भी ग्रंथ है, ये भी रास से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका जो राइटर रचयिता है वो है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी। रास से संबंधित मुख्य जो अपने राजस्थान हिस्ट्री से, वो राजस्थान साहित्य से, हिस्ट्री से संबंधित जो 2 ग्रंथ अपन को मिलते हैं वो यही मिलते हैं। एक प्राचीन रास का एक ग्रंथ और अपन को भी मिलता है, यानी कि अगर जाते हैं तो एक ग्रंथ है रिपुदारण रास, और ये भीनमाल के जैन कवि ने लिखी थी, तो इसको भी अपन साथ में ले लेते हैं। रिपुदारण रास, ये भीनमाल का जैन कवि था। भीनमाल अपने जालोर में है, भीनमाल के जैन कवि उसका नाम था, उसने ये लिखी थी। तो रास से संबंधित अपने ये 3 इंपॉर्टेंट अपने ग्रंथ हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी, और एक है रिपुदारण रास, भीनमाल के जैन कवि ने ये लिखा था। ठीक है, अब कभी कभार जैसे प्रश्न अपना रास से संबंधित अपन ने हो गया, तो देखिए बाहुबली को याद कैसे कर सकते हैं। बाहुबली एक मूवी आई थी, ठीक है, और दोनों में देखिए बाहुबली और बाहुबली है, तो बाहुबली एक मूवी आई थी, ठीक है, और रास है और यहाँ घोर है। तो पहले वाली जो फिल्म है, यानी कि रास का मतलब श्रृंगार परक है, तो रास का मतलब एक लव स्टोरी से मतलब इसका हो सकता है। तो पहली जो स्टोरी थी बिल्कुल शालीन तरीके से चली थी, यानी कि उसमें युद्ध इत्यादि का वर्णन नहीं था। तो इसका जो रचयिता है उस तरह से अपन याद कर सकते हैं कि इसका तो रास वाले का जो रचयिता है वो है शालिभद्र सूरी। और दूसरी बार है बाहुबली फिल्म आई थी, तो उसमें युद्ध हुआ था, घोर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो जब घोर वाली जो चीज़ आए तो उसका नाम है वज्रसेन सूरी। देखिए पहली स्टोरी में लव स्टोरी, यानी कि शालीन तरीके से काम हुआ था, युद्ध वाली बात नहीं थी, तो शालिभद्र सूरी। दूसरी वाली में घोर युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसका राइटर वज्रसेन सूरी। वज्र का मतलब होता है प्रहार, वज्र का मतलब प्रहार भी होता है। तो घोर युद्ध हुआ, प्रहार हुआ, तो वज्रसेन सूरी। और रिपुदारण रास ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसका राइटर भीनमाल का जैन कवि। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं। राजस्थान के साहित्य को पढ़ते हैं तो एक चीज़ ये और मिलती है, दवावेद। हालांकि इससे संबंधित ज़्यादा साहित्य नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी अगर इससे प्रश्न उठ जाए, यानी किस तरह से उठेगा प्रश्न, ये उठेगा कि उर्दू और फारसी, कभी कभार हिंदी का मिक्स भी मिलता है, उर्दू फारसी प्लस कभी कभी हिंदी का मिक्स भी मिल जाता है। तो उर्दू फारसी और प्लस हिंदी के मिक्स से संबंधित जो साहित्य लिखे गए उसको क्या कहा जाता है? तो प्रश्न का उत्तर ये आएगा, जैसे प्रश्न ये आए कि उर्दू फारसी और प्लस हिंदी से संबंधित साहित्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला वचनिका, बी
दवावेत। तीसरा वैली, और चौथा ले लेते हैं डी ख्यात। इस तरह से ये प्रश्न बन सकता है कि उर्दू फारसी प्लस हिंदी से जो मिक्स साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दवावेत। बस, लेकिन इससे संबंधित ज़्यादा साहित्य अपने को राजस्थान में नहीं मिलता। बस इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अपन लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब महाराणा प्रताप को लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो उठ जाता है। रीज़न क्या है कि महाराणा प्रताप जो है वो हिस्ट्री वाला पार्ट है और यहाँ से जो है वो प्रश्न उठा लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं महाराणा प्रताप से कि महाराणा प्रताप से संबंधित अपन को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित चीज़ें देखिए। पहला ही लेते हैं, महाराणा प्रताप का एक कवि था चक्रपाणि मिश्र। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है, HM परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अभी हाल ही में जो कांस्टेबल वाली एग्जाम हुई थी फ्रेंड्स, उसमें भी ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? दोनों में अलग अलग प्रश्न आया था। महाराणा प्रताप का ये कवि है, उसके दरबार में रहता था चक्रपाणि मिश्र। तो अभी हाल ही परीक्षा में प्रश्न आया कि महाराणा प्रताप का जो राज कवि है वो कौन था? सीधा प्रश्न पूछ लिया, चक्रपाणि मिश्र। HM वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें चक्रपाणि मिश्र से संबंधित जो है वो डिटेल से प्रश्न पूछ लिया गया। तो देखिए उससे संबंधित जो और चीज़ें हैं वो अपन को क्या मिल सकती है। चक्रपाणि मिश्र की रचना देखिए, पहला मुहूर्त मार्तंड। ये पुस्तक का नाम पूछा गया था HM वाली एग्जाम में कि मुहूर्त मार्तंड का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, इसकी एक बुक और है, विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका एक पार्ट जो है वो महाराणा प्रताप द्वारा खुद रचित है, इसलिए अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है। विश्ववल्लभ में क्या चीज़ लिखता है ये इसमें जो राज्याभिषेक पद्धति है उसके बारे में वर्णन करता है। राज्याभिषेक पद्धति, इसके बारे में ये बात करता है, तो अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुहूर्त मार्तंड, विश्ववल्लभ और ये वाले दो ग्रंथ हैं, ये इम्पोर्टेंट अपने लिए है। अब इससे संबंधित और भी कोई चीज़ जो है वो अपन यहाँ पढ़ सकते हैं। एक ग्रंथ है, उसका नाम देखिए मुंतखब। हालांकि ये फारसी ग्रंथ है, ठीक है। मुंतखब उत तवारीख, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मुंतखब उत तवारीख जो ग्रंथ है वो अपने लिए महाराणा प्रताप से रिलेटेड ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। इसका जो रचयिता है वो कौन है फ्रेंड्स? बंदायूनी। ये बंदायूनी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूनी क्या कहता है? बंदायूनी कहता है उसको गोगुंदा का युद्ध। अपनी इस बुक में उसको कहता है गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी वाले युद्ध को क्या कहता है? गोगुंदा का युद्ध। 1576 में हुआ था जो, उसको कहता है गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुंतखब उत तवारीख उसकी पुस्तक है। राइटर कौन है? बंदायूनी। बंदायूनी हल्दी घाटी वाले युद्ध को क्या कहता है? गोगुंदा का युद्ध कहता है। कैसे याद रखें? बंदायूनी, बंदा, ठीक है, बंदा गुंदा, बंदा गुंदा, यानी कि दे वाले वर्ड को आप मिलाइए, बंदा गुंदा। तो
तो हल्दी घाटी वाले युद्ध को बंदायूनी कहता है, गोगुंदा का युद्ध कहता है। ठीक है, इस युद्ध में बंदायूनी और क्या कहता है? बंदायूनी प्रताप को महानतम सुल्तान कहता है, राजपूताना का महानतम सुल्तान कहता है। राजपूताना का महानतम सुल्तान कहता है। इस बुक में बंदायूनी गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी वाले युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है और प्रताप को राजपूताना का महानतम सुल्तान कहता है। राणा प्रताप को क्या कहता है? राणा प्रताप को कहता है राजपूताना का महानतम सुल्तान ये कहता है। ठीक है, अब कभी कभार गोगुंदा का युद्ध आता है तो अपन को एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पे। कभी कभार क्या होता है, खमनोर का युद्ध वाला जो है वो भी अपन से कभी कभार पूछ लिया जाता है। देखिए, अपन ने कुछ पीछे वाले पार्ट में एक अबुल फजल का वर्णन भी पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अबुल फजल अकबर के दरबार में था, अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, मूर्णोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल अपन कहते हैं। तो अबुल फजल की भी एक बुक है, कौन सी है? आईने अकबरी, ये इसकी बुक है। किसकी है? अबुल फजल की एक बुक है आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी में क्या कहता है कि हल्दी घाटी वाला जो युद्ध है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, राणा प्रताप, मान सिंह और अकबर वाला जो है यह संग्राम हुआ था। तो हल्दी घाटी वाले युद्ध को ये क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध कहता है। ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और। ठीक है, राणा प्रताप से संबंधित और कोई चीज अपन को मिल सकती है? एक और मिल सकती है अपन को। एक उसका समकालीन कवि हुआ था महाराणा प्रताप का, और वो उसका नाम है माला साधु। माला साधु कवि है, कवियत्री नहीं है, माला साधु। तो इसने क्या है कि एक राजस्थान के साहित्य में अपन को एक झूलना और आता है। झूलना का मतलब वो झूलने वाला नहीं है, झूला वाला नहीं है, झूलना का एक साहित्य होता है। और इस साहित्य में माला साधु ने झूलना लिखा था, और वो था प्रताप सिंह जी का झूलना। यानी कि एक साहित्य का रूप है प्रताप सिंह जी का झूलना, ये था। तो सिर्फ और सिर्फ ये झूलना वाला जो साहित्य है वो एकमात्र माला साधु का ही आता है। यानी कि अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि झूलना साहित्य का संबंध किससे है, ठीक है, अगर प्रताप सिंह जी का झूलना ये भी नहीं आए और सीधा सीधा ये पूछ ले कि झूलना जो एक साहित्यिक रूप है राजस्थान में, तो वो झूलना उसको प्रसिद्ध कौन कर रहा है, कौन झुला रहा है इसको? माला नाम की कवित्री तो नहीं है, लेकिन इसको कवि कह सकते हैं। तो झूल कौन रहा है? माला झूल रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ ले ये झूलना तो माला साधु का। ठीक है, एक बार फिर से अपन इसको रिपीट करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप से रिलेटेड साहित्य पढ़ते हैं, उसका है चक्रपाणी मिश्र। उसके दरबार में एक कवि और था, वैसे हेमरतन था, लेकिन उसका प्रश्न अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी आप याद रख लें, हेमरतन उसके दरबार में था। उसकी रचनाएं इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन दरबार में था। चक्रपाणी मिश्र, मूर्त मार्तंड, सीधा प्रश्न पूछा गया था HM सेकेंडरी वाली जो हुई थी कि मूर्त मार्तंड का राइटर कौन है, तो चक्रपाणी मिश्र। अभी कांस्टेबल वाली परीक्षा में पूछा गया था महाराणा प्रताप का राजकवि कौन था, तो चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं देखिए, मुहूर्त मार्तंड है और विश्व वल्लभ है। विश्व वल्लभ अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि महाराणा प्रताप ने इसमें कुछ पार्ट खुद लिखा था, संबंधित राज्याभिषेक पद्धति से है। आगे चलते हैं तो अपन को मिलता है मुंतखबुत तवारीख। लिखा किसने है? बंदायूनी ने इस ग्रंथ को लिखा है। बंदायूनी ने इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूनी क्या कहता है? गोगुंदा का युद्ध कहता है।
इसी ग्रंथ में राणा प्रताप को क्या कहता है, राजपुताना का महानतम सुल्तान वो कहता है। हल्दीघाटी सिटी से रिलेटेड अपन और चलते हैं तो अबुल फजल का भी आता है नाम। अबुल फजल अकबर के दरबार में था, लिखी उसने आईनी अकबरी या अकबरनामा, ठीक है। इसमें वो हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है, ठीक है। राणा प्रताप से संबंधित और चीज़ें जाते हैं तो माला सांधो नाम का उसका समकालीन कवि हुआ था, तो उसके झूलना प्रसिद्ध हैं, तो उसने लिखा प्रताप सिंह जीरा झूलना। तो अगर ये पूछ ले कि प्रताप सिंह जीरा झूलना किसका है, तो उसके समकालीन कवि माला सांधो का है। सीधा सीधा पूछ ले कि साहित्यिक रूप जो झूलना है वो किससे संबंधित है या किसने उसको प्रसिद्ध किया, तो माला सांधो का एक अकेला नाम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये पार्ट अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रताप जो है वो अपने दोनों तरफ है। राजपूत मुगल संबंध में भी प्रताप का नाम आएगा और इधर भी नाम आएगा। अब मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ से संबंधित एक और चीज अपन याद कर लेंगे। सभी ने हाड़ी रानी का नाम सुना है, हाड़ी रानी का नाम अपन सभी ने सुना है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि हाड़ी रानी का नाम क्या है। थर्ड ग्रेड टीचर्स 2004 में प्रश्न आया था कि हाड़ी रानी का नाम क्या है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है सहल कंवर, इसका नाम है। इससे भी साहित्य अपन को थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। सहल कंवर है, इसके पति का नाम देखिए रतन सिंह, इसके पति का नाम था रतन सिंह। नवविवाहिता थी ये, सहल कंवर नवविवाहिता थी, पति का नाम रतन सिंह था। तो जब मेवाड़ पर औरंगजेब आक्रमण करने आया था तो उस समय क्या है, मेवाड़ का शासक था राज सिंह। तो थोड़ा सा इसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। उसके विवाह को लेकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि औरंगजेब भी चारुमती से विवाह करना चाहता था, ये भी विवाह करना चाहता था। तो जब इस बात का रीजन थोड़ा सा बढ़ गया, दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया, तो औरंगजेब एक बड़ी सेना लेकर आ गया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस समय रतन सिंह नया नया शादी करके आया था सहल कंवर से। तो लड़ाई होनी है, रतन सिंह आएगा, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब दोनों के बीच में एक बिल्कुल भावनात्मक संबंध जुड़ रहा था और ये एक दूसरे से अलग होना नहीं चाह रहे थे, तो उस समय क्या है कि रतन सिंह ने सहल कंवर से कहा कि तेरी याद जो है वो मुझे युद्ध में बहुत सताएगी, कुछ ऐसा कर कि मुझे तेरी याद जो है वो युद्ध में ना सताए। तो सहल कंवर ने क्या किया, अपना जो सिर है वो उसको काट के दे दिया, और युद्ध में रतन सिंह जो है वो खूब बहादुरी से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इसके संबंध में एक सेनानी कविता है, और यहाँ से प्रश्न उठ रहा है सेनानी। और वो कविता क्या थी, कविता कौन सी थी, सभी को याद है, और इसका रचयिता है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल पूरा नाम, सिर काट दे दियो छत्राणी, ये वाला। हाड़ी रानी, तो ये वाली जो कविता है वो किसकी है, मेघराज मुकुल की है, सेनानी कविता। तो यहां से प्रश्न देखिए क्या क्या उठते हैं। हाड़ी रानी, रियल नाम सहल कंवर, पति का नाम रतन सिंह। विवाद क्या था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर मेवाड़ राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विवाद हो गया,
औरंगजेब ने युद्ध करने की ठान ली। इस युद्ध में रतन सिंह जो है उसकी नई नई शादी हुई थी, तो सहल कंवर से कहता है कि तेरी याद युद्ध में सताएगी, मैं क्या करूं? तो उसने अपना सिर काट के उसको दे दिया कि ले ये मेरी सेनानी ले जा। रतन सिंह खूब लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इसके संबंध में एक कविता मेघराज मुकुल ने लिखी थी, सेनानी वाली, सिर काट दे दियो छत्राणी वाली, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। ये वाली जो कविता है सेनानी मेघराज मुकुल की है। प्रश्न यहां से अपने 3 बनते हैं। एक और बन सकता है, देखिए एक हाड़ी रानी से एक प्रश्न और बन सकता है। हाड़ी रानी बटालियन, हाड़ी रानी बटालियन राजस्थान में गठित हुई है 2009 में और अजमेर में इसका प्रशिक्षण इत्यादि का सेंटर है। हाड़ी रानी बटालियन का गठन राजस्थान में 2009 में हुआ है। इसमें जो महिलाएं होती हैं यानी कि लड़कियां, वो इसमें भर्ती होती हैं और अजमेर में इसका प्रशिक्षण स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं, हाड़ी रानी से आगे चलते हैं। ओके, अब लेते हैं वीर विनोद। वीर विनोद एक ग्रंथ है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास का ग्रंथ है। कवि राजा श्यामल दास इसका ग्रंथ है ये। अब ये कवि राजा श्यामल दास कौन है, इसकी भी बात अपन करते हैं। कवि राजा श्यामल दास, दो देखिए यहाँ पे इस श्यामल दास के नाम के आगे 2 जुड़ रहे हैं, एक तो कवि राजा और इसका एक और नाम ले लेते हैं, केसर ए हिंद ले लेते हैं। गांधी जी को भी केसर ए हिंदी की उपाधि मिली थी और इस श्यामल दास को भी केसर ए हिंदी की उपाधि मिल रही है। देखिए कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में था। सज्जन सिंह के दरबार में था मेवाड़ महाराणा। तो कहाँ का है महाराणा है? मेवाड़ का है। तो कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबार में था। हालांकि इससे पहले जो शंभू सिंह हुआ था उसके दरबार में भी ये था, लेकिन वो चल बसा तो उसके बाद आया सज्जन सिंह, तो सज्जन सिंह के दरबार में ये था। तो सज्जन सिंह ने क्या किया इसको? सज्जन सिंह ने इसको कवि राजा की उपाधि दी। श्यामल दास को किसकी उपाधि दी? कवि राजा की। सज्जन सिंह जो है वो इतिहास प्रेमी था, तो मेवाड़ में उसने एक इतिहास का अलग से विभाग बनाया और उस विभाग का अध्यक्ष श्यामल दास को बनाया और साथ ही साथ उसको कवि राजा की उपाधि भी दी। ये वाली जो उपाधि है वो अंग्रेजों ने दी है इसको। किसने दी है? अंग्रेजों ने दी है। यहां से प्रश्न देखिए क्या क्या उठेगा। वीर विनोद राइटर कौन? कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने दी। किसके दरबार में था? ये सज्जन सिंह के दरबार में था। ठीक है। कवि राजा श्यामल दास को केसर ए हिंदी की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी। अब अपने सज्जन सिंह आया है तो इसके संबंध में और कोई चीज अपन है तो ये याद कर सकते हैं। अपने किले वाला चैप्टर भी आता है, तो यहाँ पर किले वाले चैप्टर में सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस जो आता है वो किसने बनाया? इसी सज्जन सिंह ने बनाया। और ये कहाँ है? उदयपुर में है। बस सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है। बनाया किसने? सज्जन सिंह ने बनाया। बस बात यहीं पे अब खत्म करते हैं इसकी। तो अब देखिए एक चेतावनीरा चुंगटिया और ले लेते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया, ये और ले लेते हैं। यहां से प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि ये चेतावनीरा चुंगटिया है क्या?
चूंगटिया से मतलब वो चूंगटिया वाला नहीं है, चूंटकिया नहीं है, चूंगटिया, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए कभी कभार फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई चीज़ अपन को याद नहीं होती, तो उसका थोड़ा सा क्या है कि आप अलग वर्जन खुद बना लिया करें। तो ये चूंगटिया है, तो एक तरह से इसको चूंटकिया ही समझें, ठीक है, बाइट जिसको काटना, चूंटकिया, तो इसको यही समझें। तो एक तरह से चूंटकिया ही था। तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है केसरी सिंह बारहट ने लिखा है। केसरी सिंह बारहट, ये कौन था? तो केसरी सिंह बारहट राजस्थान का एक क्रांतिकारी था, और केसरी सिंह बारहट का जो परिवार है वो पूरा का पूरा, केसरी सिंह बारहट का परिवार पूरा का पूरा जो है वो क्रांति से जुड़ा हुआ था, क्रांति से रिलेटेड था, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। तो ये केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। तो इसके बाद में इसी को ले रहा हूं क्योंकि इसका जो संबंध है सज्जन सिंह का और दोनों का बिल्कुल एक मिला जुला सा संबंध है। तो ये केसरी सिंह बारहट की हवेली अपने शाहपुरा में है, और इसका जो संबंध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत से था। तो सज्जन सिंह का पुत्र आ गया अब सीधा, और यहां पे आ गया फतेह सिंह, इसका पुत्र है सज्जन सिंह का, और सज्जन सिंह का पुत्र सीधा आ रहा है फतेह सिंह। तो फतेह सिंह क्या हुआ था, 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो ये फतेह सिंह कहाँ जा रहा था? यानी कि सभी रियासती शासकों को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया गया था कि आओ, सारे के सारे आओ। तो फतेह सिंह भी क्या है, दौड़ पड़ा दिल्ली दरबार में जाने के लिए। दिल्ली दरबार में जाने के लिए जब दौड़ा तो केसरी सिंह बारहट वहां पहुंच गया, क्या लेके? चेतावनीरा चूंटिया, यानी कि उसके चूंटिया भरने के लिए वहां पे पहुंच गया। ये क्या है चेतावनीरा चूंटिया? ये क्या है? ये 13 सोरठे है इसमें। 13 सोरठे का मतलब 13 छंद है इसमें। ये प्रश्न पूछा गया है। चेतावनीरा चूंटिया केसरी सिंह बारहट का है, कितने सोरठे हैं इसमें? तो इसमें है 13 सोरठे हैं। तो जब केसरी सिंह बारहट ने उसको फतेह सिंह को ये दिया, ले जाके 13 सोरठे वाला चैप्टर दिया, उसको ले जाके ग्रंथ दिया, और उसमें बिल्कुल ये पूरा विवरण उसमें लिखा था कि किस तरह से मेवाड़ के जो पहले वाले शासक हैं, देखिए पूरा का पूरा इतिहास उसमें लिख दिया कि महाराणा प्रताप हुआ, अमर सिंह हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि खूब अपने दुख भोगे लेकिन उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये वाली बात उसने लिखी, 13 सोरठे लिखे। और जिसका पहला जो सोरठा है वो थोड़ा सा मुझे भी याद है, और वो पहला सोरठे की कुछ लाइन जो है वो थी, पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, यानी कि पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, यानी कि पग पग खूब घूमे, पहाड़ नापे और अपनी धरा छोड़ दी लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये वाली बात, ये पहला जो सोरठा है वो इसको दिया, किसको? फतेह सिंह को दिया। फतेह सिंह पे असर हुआ और वो हाथ मिला के रेलवे स्टेशन पे हाथ मिला के, ठीक है, रेलवे स्टेशन से ही हाथ मिला के वापस आ लिए। ये प्रभाव था, रेलवे स्टेशन से वापस आ गया। प्रश्न अपने देखिए कैसे उठ सकता है यहां से। फिर से यहां से चलते हैं। वीर विनोद राइटर, कवि राजा श्यामल दास को केसर की उपाधि दी अंग्रेजों ने, और सज्जन सिंह ने दी उसको कवि राजा की उपाधि। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस बनाया उदयपुर में, यहीं से वापस अपन ने उठा लिया। सज्जन सिंह का बेटा आ गया फतेह सिंह। फतेह सिंह का देखिए संबंध क्या है, चेतावनीरा चूंटिया, 13 सोरठे इसमें केसरी सिंह बारहट ने लिखे हैं। जब फतेह सिंह दिल्ली दरबार में आयोजित जो समारोह था उसमें जा रहा था, राजस्थान के सभी रियासती शासक जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारहट वहां पहुंच गया और उसको 13 सोरठे लिखे। और उसमें जो पहला सोरठा है वो आपको मैंने अभी बताया था कि पग पग भम्या पहाड़ दड़ा छोड़ राख्यो धर्म, यानी कि पग पग घूमा, पहाड़ नापे लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये वाला ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
आगे वाले पार्ट में लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।